नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जहां भूचाल मचा हुआ है, वहीं बीजेपी में भी कई जगह गुटबाजी की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। प्रदेश में 27 सीटों पर निर्णायक उपचुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को लेकर घेराबंदी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो युवाओं का नेतृत्व करेंगे। हालांकि उनके इस बयान के बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है। उपचुनाव में कांग्रेस का कौन होगा युवा फेस? कांग्रेस में तेज हुई युवा चेहरे की रेस। किसे मिलेगी युवाओं के नेतृत्व की कमान? सिंधिया के बाद कांग्रेस का युवा चेहरा कौन? बीजेपी में जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में युवाओं के बीच चमकता चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस में इस बात को लेकर रस्साकशी नजर आ रही है कि युवाओं का नेतृत्व करेगा कौन। कांग्रेस में युवा नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इसमें सबसे पहला नाम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ का है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी इस लिस्ट में शामिल है। तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भी कांग्रेस युवा चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। इस फहरिस्त में सुरेंद्र सिंह बघेल का नाम भी है। इसके साथ ही सचिन यादव और कुणाल चौधरी को भी कांग्रेस चुनाव में युवा चेहरे के तौर पर मैदान में उतार सकती है। इन सब के बीच नकुल नाथ ने साफ जाहिर कर दिया है कि कमलनाथ ने युवाओं की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी पार्टी के दूसरे युवा नेताओं को भी चुनाव में पार्टी का चेहरा बताया। मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे युवा वर्ग आगे आए और नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएं। पार्टी में नेतृत्व को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ के समर्थकों के बीच सियासी खींचतान नजर आने लगी। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को युवाओं का प्रतिनिधि बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। देखो, परिवारवाद का पियाँ पिए हुए रहती है कांग्रेस के हर व्यक्ति। अब उनने कह दिया कांग्रेस के युवाओं के नेता नकुल नाथ हैं, कांग्रेस के बुजुर्गों के नेता कमलनाथ हैं, बाकी कांग्रेस अनाथ है। आप पदाधिकारी देख लो, कोई भी 70 से कम हो। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है जिसमें 150 तो उपाध्यक्ष हैं, 250 महामंत्री हैं और 300 के लगभग मंत्री हैं। ऐसी आपने कार्यकारिणी जंबो देखी नहीं होगी। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको एक पत्र भेज देते हैं। इनको पता चलता है कि फलाना आदमी भाजपा में जा सकता है, उसी को प्रदेश का मंत्री बना देते हैं, उपाध्यक्ष बना देते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के सामने गुटबाजी हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। इसका बड़ा खामियाजा उसे उठाना पड़ा है। उसके हाथों से 15 साल बाद मिली सत्ता महज 15 महीने में ही चली गई। अब उपचुनाव के पहले एक बार फिर युवा नेता को लेकर प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी उभरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नेताओं के समर्थकों के बीच समन्वय स्थापित करना पार्टी नेतृत्व के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस विधायक बेहद गोपनीय तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर शुभांक का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कब तक कांग्रेस से विधायक टूटेंगे और आखिर क्या है बीजेपी का वो शुभांक। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले 22, उसके बाद 3 और प्रद्युमन सिंह लोधी, सुमित्रा कासडेकर, नारायण पटेल। क्या बढ़ेगा सिलसिला? लंबी होगी फहरिस्त। हम लोग देख रहे हैं जब शुभ अंक हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखेंगे। अभी शुभ अंक होना बाकी है।
तो क्या है शुभांग जिसका जिक्र नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं? क्या यह किसी ज्योतिष गणना से जुड़ा है? जी नहीं। राजनीति के जानकारों की माने तो बीजेपी का शुभांग वो है जो उसे खुद के दम पर विधानसभा में खड़ा करे। अब जरा आंकड़ों से इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की संख्या है 230, मगर 27 सीटें खाली हैं। ऐसे में मौजूदा संख्या है 203, जिसमें बीजेपी के विधायकों की संख्या है 107, कांग्रेस के विधायकों की संख्या है 89, 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी के और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब क्या खाली सीटों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? बीजेपी का शुभांक क्या है? राजनीति के जानकारों की माने तो ये 30 हो सकता है। तो क्या कांग्रेस के 3 और विकेट गिरने वाले हैं? देखिए, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो कल क्या करने वाला है ना। हमने भरोसा किया, पार्टी ने भरोसा किया, पार्टी के भरोसे पर आगे उनको हमने मदद की, सहयोग किया और उनको चुनाव लड़वाया। अब आंकड़ा 30 क्यों होगा? इसके पीछे क्या सियासी गणित है? जानकारों की माने तो विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 116। बीजेपी को बहुमत चाहिए तो उसे 9 सीटें जीतनी है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 3 नेता एंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप सिंह डंग को बीजेपी कैबिनेट मंत्री बना चुकी है। प्रद्युमन सिंह लोधी, सुमित्रा कसडेकर और नारायण पटेल समेत 3 और बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। और यदि 3 और आ गए और ये 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली तो बीजेपी विधानसभा में 116 के आंकड़े को छू लेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिंधिया खेमे के प्रभाव से निकलने की कोशिश है या फिर बीजेपी को 27 में से कुछ सीटें हारने की आशंका है? सरकार फिर बनेगी। ये सभी सीटों पे जो उपचुनाव होंगे कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। उसकी एक वजह और है, जिस समय हमारी सरकार बनी थी तो गवर्नर थी आनंदीबेन, इनने शपथ दिलाई थी, फिर आ गई हैं ये, इसलिए फिर सरकार बनेगी, फिर शपथ दिलाएंगे। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की कवायद को अपनी किसी रणनीति का हिस्सा न मानते हुए कांग्रेस का भीतरी घमासान करार दे रही है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की रणनीति बताने में जुटी है। इस सियासी माहौल को देखकर जरूर कहना होगा कि ये इब्तिदा ए सियासत है। रोता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए चंबल एक्सप्रेस एक बड़ा सहारा है। लिहाजा बीजेपी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए अंचल की 16 सीटों पर कमल खिलाने के सपने संजो रही है। इसके भूमि पूजन के लिए जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने की संभावना भी जताई जा रही है। चंबल एक्सप्रेस वे पर दौड़ी सियासत। चुनावी मुद्दा बनेगा चंबल एक्सप्रेस वे। कांग्रेस ने बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। बीजेपी बोली एक्सप्रेस वे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बीजेपी चंबल एक्सप्रेस वे को भुनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान चंबल एक्सप्रेस वे को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने उपचुनाव से पहले इसे फिर से बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चंबल एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चंबल एक्सप्रेस वे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा। चंबल एक्सप्रेस वे कुल 404 किलोमीटर लंबा होगा, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। एक्सप्रेस वे मुरैना जिले के 55 गांव से सीधे जुड़ेंगे। इसकी घोषणा पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होगा। इसके लिए 3 जिले के कलेक्टर
पूरी तैयारी के साथ प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए जुटे हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का तेज़ी से विकास होने में बहुत इसकी मदद मिलेगी। इटावा से भिंड, अटेर, पोरसा, अम्बा, मुरैना होते हुए जो है ये मतलब जो दिल्ली मुंबई हाईवे कोटा के पास वहाँ जाकर के मिलेगा। करीब 404 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर होने वाला है। और तेज़ी से इस पर काम ये चल रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो फॉरेस्ट लैंड है उसके एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और तीनों जो कलेक्टर्स हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये तीनों कलेक्टर्स बहुत तेज़ी से इस पर खास करके लैंड एक्विजिशन के लिए काम में लगे हैं। तो सरकारी ज़मीन है वो सरकार देने वाली है हाईवे के लिए। बाकी जो किसानों की ज़मीनें के लिए अधिग्रहण के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस चंबल एक्सप्रेस वे को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब वे एक्सप्रेस वे की बात करने लगते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे धरातल पर तो नहीं, कागजों में जरूर तैयार हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही चंबल एक्सप्रेस वे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ वोट की खातिर एक्सप्रेस वे याद आ रहा है, लेकिन जनता इसके झांसे में नहीं आने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में रही और फुल मेजॉरिटी में रहने के बाद उनकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट रही। स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर उनके मन में चंबल एक्सप्रेसवे की अगर बात होती या उनके मन में विचार होता तो पिछले 15 साल में इसको कर लिए होते। अभी जो आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हमें ग्वालियर चंबल में जो चंबल एक्सप्रेस वाली जो बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एक्सटेंट है। ये चुनावी मुद्दा है और मध्य प्रदेश के जनता और ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग के मतदाताओं को रिझाने का काम है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी चंबल एक्सप्रेस वे को उपचुनाव में गेम चेंजर मान रही है। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। बीजेपी का दावा है कि चंबल एक्सप्रेस वे किसानों, व्यापारियों, आदिवासियों के लिए वरदान साबित होगा। बहरहाल देखना होगा कि चंबल एक्सप्रेस वे बीजेपी को उपचुनाव में कितना मददगार साबित होता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान और शिवराज के विकास के नाम पर जनता के बीच चुनाव क्षेत्र में जा रही है। मुरैना में होगी जबरदस्त जंग। बीजेपी ने कहा जनता हमारे संग। कांग्रेस पर की आरोपों की बरसात। चुनावी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे नाथ। इस बार मुरैना उपचुनाव बेहद कड़ा होने वाला है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू करते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पीएचई मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही बीजेपी शिवराज सरकार के विकास के नाम पर भी जनता के बीच जाएगी। मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने हाल ही में मुरैना आए कंप्यूटर बाबा पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के लिए नारे लगाने का काम बाबाओं का नहीं है। महात्मा तो वो होता है कि सबकी खैरियत चाहे। ये थोड़ी है कि कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद या बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। ये बाबाओं का काम नहीं है, ये आम जनता का काम है। या फिर बाबा लिखना छोड़ देंगे, या मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा, ये संन्यास लेके और राजनीति में आए, बैराग छोड़े अपना महात्मा। बीजेपी के आरोप लगाते ही कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी को वोट की चोट से जनता करारा जवाब देगी। वहीं कांग्रेस के नेता विश्वास जता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से पार्टी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस
महासमुद्र है। इसमें कई लोग आए और चले गए। जनता कांग्रेस के साथ है। कमलनाथ जी जैसा प्रतिभावान बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी नेता जो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण के कार्यक्रमों को जो सरकार कर रही थी, उस सरकार को अस्थिर करने का, लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम भाजपा ने किया है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की इन 24 विधानसभा सीटों पर जनता देने जा रही है और करारा जवाब देने जा रही है। कांग्रेस महासमुद्र है, इसमें कई लोग आए, कई लोग गए और चले गए। इन चीज़ों से कांग्रेस की जो असली आधार है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जनता कांग्रेस के साथ है। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुरैना में 2018 में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और इस बार अब सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को जरूर इसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच अपनी जगह सही हो सकती है। उसका कहना भी सही है कि जिस तरीके से कमलनाथ के खिलाफ माहौल बना के ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, निश्चित तौर पर उसको बुलाने की कोशिश करेगी और चंबल में कुछ लोगों की भावना इससे आहत भी है। कांग्रेस जीती क्यों, इतने बम्पर वोटों से जीती क्यों? क्योंकि बीएसपी का जो वोट था वो कांग्रेस में डाइवर्ट हो गया था। क्या बीजेपी इसको इस बार रोक पाएगी? अगर रोक पाएगी तो निश्चित महाराज के आने का बीजेपी को लाभ मिलेगा। बीजेपी में सिंधिया के जाने से जहां बीजेपी सत्ता में वापस आई, तो उपचुनाव में अब बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रवासी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में नाकाम बता रही है। कांग्रेस अब इसे उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक सियासी मुद्दा बनाने की प्लानिंग भी कर रही है। ग्वालियर चंबल में मजदूरों के नाम पर सियासत, फिर भी नहीं सुधरी प्रवासी मजदूरों की हालत। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूर पलायन को मजबूर। उपचुनाव में मुद्दा बनकर गरीबों को मिलेगी राहत। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा था। लाखों मजदूरों को काम छोड़कर अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा, तो लाखों मजदूरों की नौकरी चली गई। ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में प्रवासी मजदूर बड़ा सियासी मुद्दा बनते दिख रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बाकी राज्यों में मजदूरी कर रहे ग्वालियर चंबल अंचल के लगभग 30,000 प्रवासी मजदूर वापस लौटे। उन्हें अपना रोजगार गंवाना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था। मजदूरों को उनके स्किल के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के वादे और दावे किए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका। अकेले ग्वालियर जिले में 8,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे थे। इन्हें रोजगार देना बड़ी चुनौती थी। वहीं सरकार के जिम्मेदारों का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के रोजगार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मध्यम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी एट ए रीजनेबल कॉस्ट और उनको उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सपोर्ट करेंगे, तो जाके हम सबको रोजगार यहाँ प्लेस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े शहरों में कोरोना की मार कई गुना ज़्यादा है, जहाँ पे भी डेंस पॉपुलेशन है, तो इसलिए वो अब जो आया है वापस, उसको जल्दी वापस ना जाने की परिवार की तरफ से रुकावट होगी और उस समय उसको कुछ काम धंधा यहाँ मिल गया तो वो वापस यहीं सेटल हो। मनरेगा, जॉब कार्ड या विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में इनके उनको योजनाओं का लाभ देना या स्थानीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें नियोजित करना, फैक्ट्रियों में अगर कोई काम हो रहा है उस पर नियोजित करना, जो बिल्डर्स है कंस्ट्रक्शन काम में जिस बाहर गए हुए थे, यहाँ से गुजरात से लौटे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है उसमें लगा देना। उन्हें विभिन्न प्रकार के उनकी दक्षता के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार काम को देना। कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि रोजगार न मिलने से
प्रवासी मजदूर वापस पलायन करने को मजबूर है। कांग्रेस का दावा है कि उनके संवेदनशील नेता कमलनाथ ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया था। इन कमेटियों को प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उपचुनाव में कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कमलनाथ जी ने इसमें तुरंत प्रभाव से एक कमेटी गठित की थी, जिसमें संगठन के लोगों को निर्देशित किया गया था। एक टीम बनाई गई और जिलेवार ड्यूटी दी गई कि जहां जहां जिस प्रकार के प्रवासी व्यक्ति हैं, जो जिस स्किल में निपुण हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उनको रजिस्टर किया जाए। और साथ ही जो नियोक्ता लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं उस स्किल के, उनके साथ टाइप करके उनको रोजगार व्यवस्था कराई जाए। और यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर कांग्रेस ने किया इसको। इसके विपरीत देखिए आप, इस सरकार की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है ये। सरकार अगर आप देखें तो घड़ियाली आंसू बहुत बहाती है इनको लेके। और आज अगर देखें, नरेगा के अलावा इनके पास कोई स्कीम नहीं है उनको रोजगार देने की। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, इन्होंने दुनिया भर के आडंबर करने के बाद आज वही मजदूर भूखा मर रहा है, वापस फिर से पलायन कर रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों को भूखे मरने की कगार पर ला दिया। आनंद फानन में उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए योजनाओं की घोषणा हुई, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में मजदूरों को काम नहीं मिला, जिसके चलते मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। उपचुनाव के पहले मजदूरों को रोजगार नसीब होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन मजदूरों के नाम पर चंबल में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मजदूरों के बहाने वोट कबाड़ने की जुगत में जुटी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव के चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।